देखिए, जीतने का असली मज़ा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। देखिए, आज है 5 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है? तो देखिए, इस किताब का नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। याद रखिएगा, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। और देखिए, इस किताब की बात करें जिसका नाम है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री। इस किताब को लिखा है इतिहासकार वन संरक्षक कार्यकर्ता शेखर पाठक ने। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। और देखिए, इस किताब का हिंदी में अनुवाद मनीषा चौधरी के द्वारा किया गया है। और जो आपका ये पुरस्कार है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। देखिए, ये पुरस्कार किसी भी देश के लेखक को आधुनिक या समकालीन भारत पर लिखे उत्कृष्ट कथेतर साहित्य के लिए जो है दिया जाता है। और देखिए, इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक ट्रॉफी तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो जो आपका ये पुस्तक है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री, तो इसके जो राइटर है इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा 15 लाख रुपए का नगद प्राइज, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र। याद रखेगा इसको। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कारपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, भारत और दक्षिण कोरिया ने कुल 245 अरब कोरियाई वॉन से अधिक के आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन के संबंध में व्यवस्था पर हाल ही में हस्ताक्षर किया। और देखिए, ये समझौता दिल्ली में नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए किया गया है। देखिए, आपको बता दूं कि दक्षिण कोरिया को 2016 में ही विकास सहयोग के लिए भारत के आधिकारिक विकास सहायता भागीदार के रूप में नामित किया गया था। और इसी के तहत ये सहयोग दक्षिण कोरिया से भारत ले रहा है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट क्या है? देखिए, जो आपका वासेनार अरेंजमेंट है ये पारंपरिक हथियार क्षेत्र से जुड़ा है। देखिए, भारत जो है ये 1 जनवरी 2023 को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण पर निगरानी रखने वाली संस्था वासेनार अरेंजमेंट का 42वां सदस्य जो है ये बन जाएगा। तो भारत कब बनेगा? 1 जनवरी 2023 को बनेगा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण पर निगरानी वाली संस्था वासेनार अरेंजमेंट का जो है 42वां सदस्य। क्रम याद रखना, आपको क्रम ही एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट है क्या, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट की स्थापना 1996 में वासेनार नीदरलैंड में की गई थी। नीदरलैंड में एक प्लेस है वासेनार, वहीं पर 1996 में इसकी स्थापना की गई थी वासेनार अरेंजमेंट की। और देखिए, ये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की तरह ही परमाणु अप्रसार की देखरेख करने वाली संस्था है। देखिए, वासेनार अरेंजमेंट सदस्य देशों के बीच परंपरागत हथियारों, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। और देखिए, इसके सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होता है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का दुरुपयोग न हो और इसका इस्तेमाल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में न किया जाए। और इसका मुख्यालय जो आपका है वासेनार अरेंजमेंट का, ये कहाँ पे है? वियना में है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो वासेनार अरेंजमेंट के बारे में उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या चीज़। और भारत अभी हाल ही में 42वां सदस्य बना है वासेनार अरेंजमेंट का, नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी की? तो देखिए, जो आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसने जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यूँ तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जो अभी हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 शीर्षक की जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में जो गंगा नदी है, तो गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा
और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच में काफ़ी कम हो गई है। और देखिए इस रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉटस्पॉट की भी पहचान की गई है जो कि समान प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है हमारे पास कि जो आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच काफ़ी कम हो गई है। अगला कि किस राज्य ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लिए अभी हाल ही में एक प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी है मैकिन्से, इसको काम पर रखा है। तो देखिए ये राज्य आपका है उत्तराखंड, जिसने अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने जो है क्या किया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद को दोगुना करने के लिए जो है एक वैश्विक प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी मैकिन्से के साथ जो है समझौता किया है, इसको काम पर लगा दिया है। और देखिए उत्तराखंड सरकार ने जो है अगले 5 वर्षों में 15% CAGR हासिल करके GSDP यानी कि जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, इसको 2.73 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए मैकिन्से ने जो है सशक्त उत्तराखंड मिशन के तहत उत्तराखंड सरकार के साथ 2 सालों का ये समझौता किया है। तो 2 सालों का समझौता है उत्तराखंड सरकार और मैकिन्से के बीच में, किस लिए, जो आपका उत्तराखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है इसको दोगुना करने के लिए। अगला कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रस्ताव को समर्थन दिया था। देखिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अगली रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण के तहत तत्व को जो है शामिल करने के लिए यूएई के प्रस्ताव का समर्थन दिया है। देखिए यूएई ने समुद्री उद्योग में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने में मदद करने के लिए अभी हाल ही में डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में एक समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया है। और अगला है कि किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को जो है यानी कि अपना जो चंद्रयान था इसको चलाने के लिए जल प्रोदन प्रणाली यानी कि वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए हाल ही में जो आपका जापान है, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा ने घोषणा की कि इसने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है और इस सिस्टम को नाम दिया गया क्या, इस सिस्टम को वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम कहा गया है। ठीक है, और इसे जो है नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था हाल ही में। देखिए जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के अनुसार ये जल प्रोदक प्रोडोदन प्रणाली यानी कि वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करके निम्न पृथ्वी की कक्षा से पूरी दुनिया का पहला सफल कक्षा नियंत्रण यानी कि ऑर्बिट कंट्रोल है। तो याद रखना है कि अभी हाल ही में जापान ने जो है वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया अपने चंद्रयान को चलाने के लिए। और अगला कि हाल ही में किस भाषा के लेखक इमायम को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। तो देखिए जो आपके तमिल भाषा के लेखक हैं इमायम, इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूरी खबर क्या है इसको हम डिटेल में जानेंगे। देखिए 29 दिसंबर को कुवेम्पू की 118वीं जयंती कार्यक्रम में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तमिल कवि वी अन्ना मलाई उर्फ इमायम को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि इस पुरस्कार की घोषणा तो हो गई है लेकिन ये पुरस्कार 29 दिसंबर को वितरित होगा। देखिए कन्नड़ राष्ट्रीय कवि कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि कुवेम्पू की स्मृति में वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और इस पुरस्कार की घोषणा तमिल भाषा के लेखक संस्थान को की गई है। और देखिए इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी कि जो तमिल लेखक इमायम हैं इनको क्या दिया जाएगा, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के स्वरूप जो है इनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा, एक रजत पदक मिलेगा यानी कि सिल्वर मेडल और एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा। और अगला कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही मस्त और बहुत ही सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है और लगभग मान के चलिए 9 में से कम 10 तो
9 में से कम 5 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पेपर में छपे मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक पुरस्कार आ गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये दिया गया है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को। ये हैं कौन? ये भारत के केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री हैं। तो संजीव कुमार बालियान को हाल ही में देश में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए इस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को जो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों को पालने वाले किसानों, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठनों की पहचान करना और उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करना है। देखिए, ये पुरस्कार जो है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी है स्वदेशी मवेशी भैंस की नस्लों को पालने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को सम्मानित किया जाता है हर साल। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को, और जो तीसरा श्रेणी इसका है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन को। तो इन 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर संजीव बालियान को क्या दिया गया है? अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। किस लिए? इन्होंने जो है भारत में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान दिया है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व विकलांग दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। और सौराष्ट्र ने किसको हराकर 5 विकेट से विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिया है, बताइए। और आपको बताना है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, बताइए। और बताना है आपको कि अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया, बताइए। और आपके लिए आखिरी प्रश्न है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने। देखिए, कल की सभी नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो कल का वीडियो देख के एक बार रिवाइज कर डालिएगा ताकि आपको याद रहे। रिवीजन बहुत जरूरी है, कितना भी आप पढ़ते रहिए, आप उसका रिवीजन मत कीजिए, वो सारा भूल जाता है। अगर आपने आज पढ़ा है और कल रिवीजन कर रहे हैं तो आपको जो है वो सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं हम, और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है एम परमा शिवम को अपॉइंट किया गया है। और देखिए, 3 से 6 दिसंबर तक जो है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफेन महोत्सव का आयोजन जो है किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस को हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप मंथली करंट अफेयर को देख के जो है उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त करनी है और इसके लिए भी रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मंथली करंट अफेयर में क्या होता है, बहुत ही कम समय में यानी कि लगभग 1 घंटे में और 1 से 1.5 घंटे में आप पूरे महीने के 300 प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। इस बार का वीडियो मैंने बहुत ही सटीक, बहुत ही मस्त बनाया है, क्योंकि 1 घंटे में हम जो है टोटल 300 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि 1 घंटे में आप 300 प्रश्नों को पढ़ सकें, क्योंकि देखिए इतना बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने उसको पॉसिबल बना दिया अपनी मेहनत से। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा सर मैंने वीडियो देख लिया है। जय हिंद।